जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम लोग सीटेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। और ये प्रश्न आपके 29 जनवरी 2012 के सीटेट के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों आ चुके हैं अब हम अपने प्रश्न पर, और आप लोग जो है बस धैर्य बनाकर 10 से 12 मिनट वीडियो के साथ जुड़े रहिए। 10 से 12 मिनट में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे 30 प्रश्नों को यहाँ पर देख सकेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, यह किसमें सहायक है। तो एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प सी के साथ। बाकी जो विकल्प है ये सभी गलत हैं। गहन समस्या है, जटिलताओं को बढ़ाता है, निपुणता में बाधक है, ये सभी नकारात्मक टैगवर्ड है, इसको क्रॉस करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, आंसर बताएंगे यहाँ पर। तो इसमें जो है सबसे सटीक और सही आंसर जाएगा इस विकल्प का, इस प्रश्न का ऑप्शन डी के साथ। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही इस जो है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। आंसर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, यही जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आंसर सी के साथ लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न के साथ। आंसर सी नहीं, विकल्प बी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। तो ऑप्शन है स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। यह जो है भाषिक क्षमता के आकलन के लिए सबसे उचित तरीका है। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, इसलिए हम लोग केवल इसको फास्ट तरीके से केवल आंसर देखेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सबसे कम पूछा गया है, नकारात्मक ढूंढना है इसमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। यहाँ पर ए के साथ आंसर लगाएंगे। बाकी ये सभी क्या है, सकारात्मक है। ये अधिक प्रभावी है, बाकी ये जो है ये कम प्रभावी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यह जो है द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए सबसे जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वह है आपका समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपके दोस्तों मित्रों के साथ पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो लोग भी सीटेट की अपनी तैयारी सही से कर सकें। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखिए एक बार। अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो है जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, जो आपके अंदर का भय है वह समाप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से परीक्षा में पहले प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो किसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन जो है इस प्रश्न का ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। तो बहुभाषिक में इसमें कम पूछा गया है, तो निगेटिव हम लोग ऑप्शन ढूंढेंगे। और इसमें सबसे कम किस में देंगे। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसको जो है कम महत्व देंगे। आंसर डी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा बी के साथ, पाठों की संख्या। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ पर देखिए ये जितना भी निगेटिव है इसको काट देंगे, हम लोग क्रॉस कर देंगे। बड़ी बाधा है, खतरे में डालती है। सकारात्मक कौन सा है? सी, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। देखिए ही, केवल, मात्र, ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आंसर नहीं लगाना। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आंसर बी के साथ लगा देंगे। यहाँ पर बी हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बच्चे विद्यालय में आने से पहले यहाँ पर बताना है कोरी स्लेट होते हैं, ये गलत है। कोरी स्लेट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ वो अपने वातावरण से सीख कर आते हैं, अपने परिवार से, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। यही जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ लगाएंगे। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव ऑप्शन ढूंढेंगे। यहाँ पर देखेंगे भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यहाँ पर बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह जो कथन है सही नहीं है भाषा अर्जन के बारे में। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा यहाँ पर बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसमें देखेंगे आप, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई। तो इससे क्या पता चलता है कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। आंसर जो है इस विकल्प का डी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो है कविता दिया गया है, इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, हम लोग सीधा चलेंगे प्रश्नों पर। हरा भरा जीवन का क्या अर्थ है? तो इसमें जो हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से भरपूर जीवन। आंसर जो है विकल्प डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? तो कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? समस्त प्राकृतिक उपादान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा जाता है? कवि ने किसे सृष्टि का उपहार कहा है? उपहार तो इसने कहा है, कवि ने प्राकृतिक सुंदरता और उसमें उत्पन्न होने वाली खुशी को सृष्टि का उपहार कहा है। आंसर सी इसका होगा सही। चलेंगे अगले प्रश्न पर। कवि यह संदेश देना चाहता है कि, कवि क्या संदेश देना चाहता है? कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। आंसर होगा विकल्प ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अनुपम से अभिप्राय है। तो अनुपम का यहाँ पर अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके या फिर न की जा सके। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के में से उचित विकल्प चुनिए। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत के में 3 तरह के बच्चों की बीच तुलना की गई। एक तरफ ये बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते। तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को हम छोटा कर देते हैं ताकि पूरा जो है गद्यांश दिख सके। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे। और चलिए प्रश्नों को देखते हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था? तो यह जुड़ा था आपके गणित से। आंसर यहाँ का जाएगा विकल्प बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया?
तो ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते थे उन बच्चों ने जो है सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही होगा। आप लोग गद्यांश को सही से पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना का मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, यहाँ पर देखेंगे। और जो दुकानदार थे स्कूली बच्चे ने ऐसी गलतियाँ भी की थी। तो यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे आपको यहीं पे आंसर मिलेगा। तो जो दुकानदारी करने वाले बच्चे हैं देखेंगे यहाँ पर, ये जो है हिसाब लगाने में गलती नहीं करते, ये लोग जो है मौखिक का प्रयोग करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं से स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वह जो है गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती है उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर क्या होता है? तो वह अक्सर क्या होता है? खराब अच्छा होता रहता है। आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या कर सकता है? तो यह जो है ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इक प्रत्यय का उदाहरण है। तो प्रत्यय शब्द के बाद में आते हैं, इक आएगा इसमें किसमें? सांस्कृतिक। विकल्प ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मनगणित का अर्थ है। तो मनगणित का अर्थ है यानी मन ही मन हिसाब लगाना। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें जो है अध्ययन किया गया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।